जैसे क्या होता है कि ये जो प्लेट्स हैं, तो एक इस साइड आपको सामने प्लेट दिख रही है, एक ये वाली प्लेट है जो कलर्ड, ठीक है। तो Q का मतलब क्या है कि इन प्लेट्स के जो सरफेस फेसिंग सरफेस है, एक जैसे मान लो एक प्लेट ये है बच्चों, एक ये है, यहाँ देखो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, एक टर्मिनल यहाँ निकला, एक यहाँ निकला है। तो इस प्लेट के दो सरफेस हैं, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस, इसके भी दो हैं, एक आउटर और एक इनर। तो जैसे अब आप समझिए कि से करंट आया मतलब चार्ज आया, तो हमने कहा कि साहब ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल या किसी भी कंडक्टर में आप जब चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, उसके अंदर जाता है कि उसके सरफेस पे रहता है? तो चार्ज उसके सरफेस पे रहेगा। तो बच्चों जैसे ही आप चार्ज देंगे तो चार्ज इस सरफेस पे भी आएगा और चार्ज इस सरफेस पे भी आ जाएगा, लेकिन उस प्लेट के अंदर नहीं जा पाएगा चार्ज, है ना। ऐसे आप इधर से चार्ज देंगे तो चार्ज इधर भी आ जाएगा, उधर भी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो Q/V है, तो वो कौन सा चार्ज है? वो चार्ज है आपका फेसिंग सरफेसेज जो है वहां जो चार्ज है, उससे मतलब है। क्यों बच्चों, समझो इस बात को भी। हम कह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो रिलेटेड टर्म है, दैट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर कहां पे स्टोर है? दो प्लेट्स के बीच में। और वो एनर्जी किसके चलते स्टोर है बच्चों? देखो, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते स्टोर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगी? जब दो प्लेट्स क्या होंगी, अलग अलग पोटेंशियल पे होंगी। तो मान लीजिए एक में यहां पर +Q चार्ज है और एक में यहां पर -Q चार्ज है। तो ये प्लेट हो गई हमारी हायर पोटेंशियल पे और ये प्लेट हो गई लोअर पोटेंशियल पे। तो इसके चलते और इसके चलते बीच में जो पोर्शन है वहां जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही क्या होगी? एनर्जी का स्टोरेज होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसे है ना। तो यहाँ पे जो Q है वो कौन सा Q है? जो फेसिंग सरफेसेस हैं उनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो नोट करें। अच्छा, फिर अभी थोड़ी देर में आप ये भी देखेंगे, जैसे अगर आप और गंभीरता से सोचें बच्चों, गौर से देखो, हमने कहा चार्ज यहाँ पे भी है, चार्ज यहाँ पे भी है, ऐसे चार्ज यहाँ पे भी है और चार्ज यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इस चार्ज के चलते भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। लेकिन अब वो किसका क्या मतलब है, अभी हम आपको सब बताते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए कि इस फॉर्मूले में जो Q है, C = जो Q/V लिखा है, तो उसमें Q क्या है? Q इज द चार्ज, या आप ऐसे लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज ओवर फेसिंग सरफेसेस। फेसिंग का मतलब हुआ इनर, इनर सरफेसेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। ये हो गया, ठीक। तो बीच की जो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं उनके बीच में जो चार्ज है, तो एक साइड +Q चार्ज होगा, एक साइड -Q चार्ज होगा, तो वही मैग्नीट्यूड है चार्ज का। तो हम बात कर रहे थे कि जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और इससे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो डिपेंडेंट किस पे है भाई? तो डिपेंडेंट देखो किस पे, इस बात को भी लिखें। तो हमारा जो कैपेसिटेंस C होता है, जो कैपेसिटेंस C है वो डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंडेंट ओवर मटीरियल ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स, मटीरियल ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, मतलब वो कंडक्टिंग प्लेट किस मटेरियल से बनी है, एक तो उस पर निर्भर करेगा और उसके बाद इस पर भी निर्भर करेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स एंड
एंड डाई इलेक्ट्रिक, यानी बीच में वो जो इंसुलेटर भरा है वो क्या है। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर डिसाइड करेगा, ना कि जो चार्ज आ रहा है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर किसी अलग अलग सर्किट में भी अगर आप लगा दें तो भी उसका कैपेसिटेंस फिक्स रहता है बच्चों। देखो, इसको तुम एक और तरीके से समझ सकते हो, इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप लोग चूँकि 10th तो पास ही है सब लोग, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th में, बहुत कॉमन, V इज इक्वल टू आई आर। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो V इक्वल टू आई आर जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक सर्किट है, उस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस लगा है, वो रेजिस्टेंस कोई एक बल्ब हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कुछ भी लगा हुआ है। तो इस सर्किट में क्या है कि करंट R फ्लो हो रहा है, और ये मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज अप्लाइड है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, और इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल R। यही होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो अगर आप यहां से देखें तो जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है, यहां से देखोगे तो जो रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो R की वैल्यू हो जाएगी V बाई आई। ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि मान लीजिए रेजिस्टेंस के नाम पर यहां बल्ब आपने लगा दिया, तो बल्ब आपने लगा दिया तो बल्ब का एक रेजिस्टेंस होगा। अब उस बल्ब को आप किसी भी सर्किट में जोड़ें तो उसका रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगा ना। तो वो सर्किट की प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी किसकी है? उस बल्ब की प्रॉपर्टी, उस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। तो होगा क्या कि आप आई को अगर चेंज करेंगे तो V अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस को भी आई और V से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वायर का ही रेजिस्टेंस देखें, कोई भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखें, तो R का एक और फॉर्मूला शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने ही आपको सॉल्यूशन में पढ़ाया था, रो L बाई ए। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो R का जो ये फॉर्मूला है, इसमें इस फॉर्मूले को अगर देखें तो रो की वैल्यू क्या है? व्हाट इज रो? तो रो थी रेजिस्टिविटी, रो थी रेजिस्टिविटी, L होता था बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर, L होता था लेंथ ऑफ कंडक्टर, और उसके बाद जो कैपिटल A हुआ करता था वो हुआ करता था उसका एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, और प्रिसाइसली कहें तो A हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ऐसे। तो A इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो जब हम R की बात करते हैं तो R को V और I से कोई लेना देना नहीं है, उसे लेना देना है कि वो जो कंडक्टिंग मटेरियल जिससे कि वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, या उस कंडक्टर जो कंडक्टर बना हुआ है जिसके रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, उसका लेंथ क्या है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो सेम जैसे यहाँ पर R को कोई लेना देना नहीं है, ऐसे वहाँ C को कोई लेना देना नहीं है। तो जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस भी, जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ V and I. It is rather dependent over रो L and A। अच्छा, रो L और A क्या हो गए? वो उस कंडक्टर के प्रॉपर्टीज हैं या उस रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टीज हैं, है ना। तो ये जो है प्रॉपर्टीज हैं ऑफ मटेरियल जिसके रेजिस्टेंस की चर्चा हो रही है। चलिए, तो सेम ये कैपेसिटर का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें वैसे ही सिस्टम है जैसा कैपेसिटेंस में सिस्टम है। तो रेजिस्टेंस को भी लेना देना नहीं होता है I से या V से, और ऐसी कैपेसिटर को भी I या V से लेना देना नहीं है। लेकिन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है
वो फॉर्मूला Q/V है, तो इसलिए हम चार्ज और वोल्टेज की बात करते हैं। बट वो चार्ज आता कहाँ से है? चार्ज तो करंट से ही आता है बच्चों, ठीक। तो ये तो एक बेसिक हो गया, नोट कर लें इसको। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कैपेसिटेंस निकलती क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ना, उस पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों यहाँ तक समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग, ये तो सब बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट था, सो दैट यू मे बिकम कंफर्टेबल विथ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। देखो ध्यान से समझो। जैसे बात चली कि साहब कैपेसिटर बनाने की क्या जरूरत है, दो प्लेट की क्या जरूरत है, एक प्लेट से काम नहीं चलेगा क्या? तो जैसे आप एक चार्ज कंडक्टर ड्रॉ करें, है ना। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैपेसिटर को बनाने में दो प्लेट की क्या जरूरत है, एक प्लेट से काम नहीं बनेगा। देखो क्या जरूरत है। तो एक हमने कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया और इसको दे दिया चार्ज। तो हमने इसको चार्ज दे दिया से कैपिटल Q, ठीक। तो इसको चार्ज करने में जो हमने काम किया, दैट वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, ये जरूरी नहीं कंडक्टिंग हो, ये इंसुलेटिंग भी हो सकता है, लेकिन फिर खोखला होगा इंसुलेटिंग। हमने क्लास में 4 तरह के स्फीयर की चर्चा करी है, तो ये पहला, दूसरा या तीसरी वैरायटी का स्फीयर है जिसमें सरफेस पर ही चार्ज है। वो चार्ज हम कहीं से लाए इन्फिनिटी से और उसको चार्ज दे दिया। उसमें हमने जो मेहनत की, दैट मेहनत इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल्फ एनर्जी। तो इस स्फीयर की जो सेल्फ एनर्जी है वो कितनी है साहब? U। तो शायद KQ²/2R हुआ करती थी ना, हमको एग्जैक्ट क्यों भाई इतनी थी ना। ये स्फीयर पहला, दूसरा या तीसरी कैटेगरी का है, चार्ज इसके सरफेस पर ही है। तो इसकी जो सेल्फ एनर्जी है जरा देखें कितनी है। हाँ जी बताएं। क्यों भाई निखिल, तुम तो कुछ और बता रहे थे। चलो ठीक है। तो ये जो है सेल्फ एनर्जी हो गई। अब बच्चों जरा देखो ध्यान से। तो ये सेल्फ एनर्जी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि सर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एनर्जी होती है। लेकिन अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ है। अगर उसका कोई सिस्टमेटिक यूज करना चाहें तो वो एनर्जी एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है बच्चों। आप सोचिए, कोई भी आपका कंडक्टर है, उसको आप चार्ज दे देंगे और उसके आसपास कुछ नहीं है, खाली मैदान है, तो उसके चारों तरफ एनर्जी तो है, बट उसको उपयोग कैसे करोगे? क्योंकि वो तो बड़ी स्कैटर्ड एनर्जी है ना। जैसे हम आपसे कहें कि साहब अभी बता रहे थे कि पानी आया तो बाल्टी में भर लो, अब बोले पानी आया है उसको बाथरूम में फैलाते जाओ, उसका उपयोग कर लो बाद में, तो ये उपयोग हो पाएगा क्या ठीक से? तो आपने घर में पानी तो बहुत भर लिया, लेकिन वो पानी, अच्छा फिर इसमें क्या होगा कि बहुत कुछ, काफ़ी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट भी हो जाएगी, और ओवरऑल एनर्जी कैसी है? स्कैटर्ड एनर्जी है इसकी, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जोन में वो फंसी हुई हो जिसका हम यूज़ कर पाए बाद में। तो ये जो सेल्फ एनर्जी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां जो एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है या ड्यू टू चार्ज, जो भी कहना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है? अनकन्फाइंड टाइप की है ना, एक जोन में नहीं है। अनकन्फाइंड कह लें या आप उसे स्कैटर्ड भी कह सकते हैं, तो वो एक स्कैटर्ड टाइप की एनर्जी है। तो अब वो एनर्जी का
कोई विशेष हम लोग ठीक से यूज़ तो नहीं कर पाएंगे। यूज़ तो तब कर पाते जब भाई इस जोन में इतनी एनर्जी है, बटन दबाया वो एनर्जी निकल गई। इसकी एनर्जी तो चारों तरफ है ना। तो ये जो एनर्जी का प्रारूप है कि साहब एक कंडक्टर है, तो इसमें क्या है, ये अब कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, बट इंसुलेटर स्फीयर होगा, इंसुलेटेड स्फीयर होगा तो खोखला होना चाहिए। तो 1 2 3 लिख दिया तो आप मतलब समझ जाइए कि एक बार मैं लिख देता हूँ। 1 2 3 का मतलब क्या है, ये स्फीयर्स हैं, ये स्फीयर है और स्फीयर में एक हो सकता है कौन सा, कौन कौन से थे, हॉलो कंडक्टिंग, फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, फिर हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग। ये 3 तरह के स्फीयर में, सो दैट चार्ज केवल और केवल सरफेस पर ही रहे, चार्ज इसके अंदर नहीं है। चार्ज जो है ओनली ओवर द सरफेस। अगर आपको इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो पीछे के लेक्चर देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब जानकारी दी हुई है कि किस किस तरह के स्फीयर होते हैं, कैसे कैसे चार्ज आता है, क्या होता है नहीं होता है, सब बताया गया उसमें। ये एनर्जी कैसे आती है ये भी वहाँ पे प्रूफ है, ठीक है। तो भाई अब ये जो एनर्जी है ये स्कैटर्ड एनर्जी है, तो उसका यूज़ कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसको हार्नेस करना वो कोई इसका खास उपयोग हो नहीं पाएगा। तो ड्यू टू scattered pattern, due to scattered pattern, comma, this energy can't be used efficiently। हम इसको बहुत एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, अब जब ये बात हुई तो हमारे दिमाग में आया कि अगर ऐसा हो जाए कि यार एनर्जी जो है एक जोन में हो जाए, फिक्स उतने ही इलाके में रहे तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो एनर्जी को एक जोन में 3 डायमेंशनल स्पेस में मतलब बंद करने के लिए या स्टोर करने के लिए फिर हमने क्या किया, 2 कंडक्टर का यूज़ कर लिया। एक कंडक्टर से काम नहीं चला तो 2 कंडक्टर का यूज़ कर लिया। तो उससे फिर कैपेसिटर का जन्म हुआ, तो वहां से फिर कैपेसिटर आया। तो फिर अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, टू स्टोर एनर्जी in a confined 3D space, comma, 2 conductors, 2 कंडक्टर्स का प्रयोग हुआ, 2 कंडक्टर्स आर यूज्ड, तो बनता है कैपेसिटर। वैसे अगर आप देखें तो ये भी एक कंडक्टर है, एक इसका साथी भी है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है। कैसे, यहां पर आपको एक ही कंडक्टर दिख रहा है लेकिन एक इसका साथी भी तुम्हें दिख नहीं रहा है। वो साथी कहाँ है, जरा देखो कैसे। जैसे कहें कि आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप इस आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का या आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर का कंडक्टेंस बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर कंडक्टेंस कैसे बताएंगे, उसके लिए तो कैपेसिटर जरूरी है। और आप खुद ही लिखवा रहे हैं कि कैपेसिटर के लिए साहब 2 कंडक्टर जरूरी हैं, आप तो बनाए हुए हैं एक, तो फिर हम इसका कंडक्टेंस कैसे बताएंगे। 2 कंडक्टर होंगे तभी ना कैपेसिटर बनेगा, तभी तो उसका कैपेसिटेंस आएगा। बच्चों तुम्हें लग रहा है एक अदृश्य इसका साथी और है जो भी बोर्ड पे मैंने नहीं बनाया है। कैसे, देखो दिखाते हैं। जैसे बात चले कि कोई पूछ दे आपसे कि भाई एक काम करिए कि कैपेसिटेंस बताइए C ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर, तो आपके मन में सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए कैपेसिटेंस तो सर कैपेसिटर का बताते हैं,
तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है तो वो कैपेसिटर कैसे होगा, और जब तक कैपेसिटर नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं होगा। तो आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटर कैसे, कैपेसिटेंस उसका कैसे बताएंगे बच्चों? बता सकते हैं कैपेसिटेंस, देखो हम बताते हैं अभी हाल तुमको, अभी बताते हैं। देखो उसका कैपेसिटेंस कैसे बताते हैं बच्चों, सीखो गौर से। जैसे बात हुई कि भाई एक हमने स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, मान लेते हैं ये हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पर जो चार्ज है आपका वो है कैपिटल क्यू। तो वो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, और चूंकि कंडक्टर है तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, सो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर द सरफेस। अब ये चार्ज कहीं से तो आया होगा भाई, चार्ज आप लाए हैं तो कहां से लाए, तो कहीं से तो चार्ज लाना पड़ेगा। तो वो जो पड़ोसी है जो बहुत दूर बेचारा तुम्हें पहले नहीं दिख रहा था, अब वो तुमको दिख रहा है, तो आपने क्या किया होगा, किसी दूसरे कंडक्टर से चार्ज उठाया और यहां पे ले आए। अच्छा, चार्ज आप लाए तो धीरे धीरे चार्ज लाए तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ी, तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ी तो वही इसकी स्टोर्ड एनर्जी हो गई जो कि KQ²/2R हुआ करती थी। तो आपने क्या किया है, आप जो एक्सटर्नल एजेंट हैं आप चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका पार्टनर कंडक्टर। ये पार्टनर था जो कि अभी छुपा हुआ था, वो कहां पर है, इन्फिनिटी पे है साहब। पार्टनर कंडक्टर कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। पार्टनर कंडक्टर इन्फिनिटी पर है, और ये जो है आपका ये मेन कंडक्टर है जिसकी चर्चा हो रही है। तो जब ये इन्फिनिटी पे था शुरुआत में तो इसका पोटेंशियल कितना था, 0। अब इसके सरफेस पर अब पोटेंशियल कितना हो गया, तो इसका पोटेंशियल हो गया KQ/R। ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल 0 और यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, KQ/R। तो अब ये बताओ कि इन दो कंडक्टर्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वोल्टेज कह लें। तो इनके बीच में जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको मान लेते हैं, कह दिए साहब ये V2 है और इसको कह दिया ये V1 है, तो वोल्टेज हो जाएगा V1 माइनस V2, और V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, KQ/R। तो ये भी अ सॉर्ट ऑफ कैपेसिटर ही है बच्चों। तो इस कैपेसिटर में भी दो कंडक्टर हैं, एक जहां से तुमने चार्ज उठाया और एक जिसको दिया। अब ये जो वोल्टेज आ गया तुम्हारा KQ/R, तो और हमने कहा कि जो फेसिंग सरफेसेस हैं उन पे चार्ज, तो फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज Q ही है मैग्नीट्यूड। तो अब अगर C की वैल्यू देखी जाए तो C की वैल्यू है साहब Q/V, तो Q ऊपर और KQ/R नीचे, तो Q से Q कैंसिल हो गया। अच्छा, 1/K हो जाएगा 4πε0 और R आ जाएगा ऊपर। तो ये जो कैपेसिटेंस हुआ, दिस कैपेसिटेंस इज हाउ मच, 4πε0 कैपिटल R। तो ये हो गया कैपेसिटेंस किसका, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का। भाई Q/V है और V है KQ/R, तो Q से Q कैंसिल, R ऊपर और 1/K का मतलब 4πε0। तो ये कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। क्या ये एक कैपेसिटर है, हाँ जी है, लेकिन इस कैपेसिटर का दूसरा हिस्सा कहाँ है, तो आप कहेंगे सर इन्फिनिटी पे है। अब ये सब पढ़ लिए, एक बात है, सब याद रखोगे तब तो कुछ बात बनेगी।
इर्तिफा दीदी बताओ, चौथा स्फीयर है तो चौथे स्फीयर के अंदर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। इर्तिफा क्या है? बताएं दीदी। सर इतना कठिन क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्या ये अत्याचार नहीं है? क्यों इर्तिफा, यही मन में आ रहा है? पड़ोसी बोलो तीसरे। तुम्हारा केमिस्ट्री तो ठीक चल रहा है, तुम बता रही हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी चेक करते हैं क्या स्थिति है। बोलो। हाँ बोलो, नहीं याद है? तुम बताओ साहिल। KQ/R³ इंटू आर। तुम बताओ कृष्णा। अंदर पूछ रहे हैं, तुम बताओ कृष्णा। हाँ बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बोले श्रीमान जी। सॉलिड में अंदर 0? चौथे स्फीयर का मतलब क्या हुआ? जिसमें क्या है? जिसमें अंदर क्या है? चार्ज है। जिसमें अंदर चार्ज नहीं होता उसमें 0 होता है। साहिल का सही है, KQ/R³ इंटू आर। तुम लोगों को कुछ याद व्याद है नहीं, पढ़ रहे हो फिर उतना ही तेजी से निकल रहा है। अपना कैपेसिटर मजबूत बनाओ। तुम्हारा कैपेसिटर में एनर्जी हम देते हैं वो सब फैल जाती है। तो तुम्हारा जो प्लेट है कैपेसिटर की उसमें लीकेज है, उसको ठीक करो। तुमको जो भी एनर्जी दी जा रही है तुम्हारी प्लेट से वो लीक हो जा रही है, सब एनर्जी सब फैल जा रही है, कोई फायदा नहीं तुम्हारे कैपेसिटर का। अपने दिमागी कैपेसिटर मजबूत करो। चलो भाई, ये हो गया कंप्लीट। तो ये हमने समझ लिया कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसको भी कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब भाई एक बात और सीखो, जैसे हम कहें कि साहब अर्थ की बात करें, है ना, मान लेते हैं अर्थ की बात करें, इतना बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर है जो अर्थ के बराबर है। बच्चों समझो, मानते हैं कंसीडर अर्थ consider earth as isolated conducting sphere, या ये भी छोड़ो, ऐसे सोचो कि एक इतना बड़ा कंडक्टिंग स्फीयर सोचो। बच्चों ये जो कैपेसिटेंस की बात हो रही है तो हमने कहा कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड। फैरेड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है, एक फैरेड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है। प्रैक्टिकली एक फैरेड कभी आएगा ही नहीं। ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा ऐसे कह रहे हैं कि मान लीजिए, वैसे तो आप देखते हैं तो आपके सर्किट में छोटे छोटे चन्नी मुन्नी टाइप के लगे रहते हैं कैपेसिटर। तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर बहुत बड़ा है, तो कंसीडर एन आइसोलेटेड conducting sphere इक्विवेलेंट टू साइज ऑफ अर्थ, है ना। मान लेते हैं अर्थ के बराबर इतना बड़ा है, जो कि मानना ही बेवकूफ़ी है, फिर भी चलो मान लेते हैं। इक्विवेलेंट टू साइज ऑफ अर्थ, यानी कि उसका जो रेडियस कैपिटल आर लिखा जाएगा दैट इज ऑलमोस्ट 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब कहीं कहते हैं काम करो कि इतना बड़ा कैपेसिटर तुम माने हो तो इसका कैपेसिटेंस भी बहुत बड़ा आएगा, देखें कितना बड़ा आता है। तो अगर इसके कैपेसिटेंस की बात करें, इसका कैपेसिटेंस C निकालें तो वो कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी आएगी? तो साफ फॉर्मूला लिखा आपने 4πε0r।
तो 4πε0 हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ क्योंकि 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁹9। अच्छा, और r की वैल्यू कितनी है साहब? 6.4 इंटू 10⁶। तो आप देखें तो ये रफली 6.4/9, तो ये तो 1 से छोटा ही है, इंटू 10⁻³ आ रहा है, इतने फैरेड आ रहा है ना। कूलम बाई वोल्ट का ही दूसरा नाम होता है फैरेड। अब आप समझिए कि इतना बड़ा कंडक्टर धरती की साइज के बराबर, तो बेचारा 1 फैरेड नहीं आ पाया, तो भी 1/1000 उससे भी कम है, क्योंकि ये तो 1 से छोटा ही है ना। तो ये जो है दैट इज लेस देन 10⁻³ फैरेड। और इतना बड़ा कंडक्टर तो हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि 1 फैरेड जो होता है दैट इज टू लार्ज। तो जनरली हम लोग जब बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो जनरली माइक्रो फैरेड्स, नैनो फैरेड्स, पिको फैरेड्स, इसमें बात करते हैं। तो एक बात हम और समझ लेते हैं कि ये जो 1 फैरेड कैपेसिटेंस है, 1 फैरेड कैपेसिटेंस, ये बहुत बड़ा है, टू लार्ज है ये। और ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर सम कंडक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट साइज या सम कंडक्टर प्रैक्टिकली। अर्थ से भी बड़ा कंडक्टर ले जाना होगा तो फिर लैब तुम्हारी कितनी बड़ी होनी चाहिए, सोचो हैं? तो समझिए साहब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस जो होता है वो होता ही नहीं है जनरली, मतलब हम लोग जिसकी बात करते हैं। तो प्लैनेटरी कोई कंडक्टर हो तब ऐसा हो सकता है, जो अर्थ की साइज से भी काफी बड़ा हो, कितना 1000 गुना बड़ा अर्थ से, तब वो इतना 1 फैरेड आएगा। तो साहब जो है, तो फैरेड का जो कैपेसिटेंस का जो मेजरमेंट है, तो फिर वो कैसे करना है? तो कैपेसिटेंस का जो मेजरमेंट है, तो कैपेसिटेंस का मेजरमेंट जनरली होता है किसमें? माइक्रो फैरेड, फिर नैनो फैरेड, पिको फैरेड। माइक्रो फैरेड का मतलब हुआ, अगर 1 माइक्रो फैरेड लिखा है तो दैट इज 10⁻⁻6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड लिखा है तो दैट इज 10⁻⁹ फैरेड। और 1 पिको फैरेड लिखा है तो दैट इज 10⁻⁻12 फैरेड, लाइक दिस, ऐसे। तो जब हम कैपेसिटेंस का मेजरमेंट करते हैं तो इस तरह से वो मेजरमेंट होता है, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड में। ठीक, तो ये सारे आप फैरेड के जो छोटे यूनिट्स हैं उनको लिख लें फटाफट। एक है माइक्रो फैरेड, एक है नैनो फैरेड, और एक है वैसे ही है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। माइक्रो हो गया 10⁻⁻6, नैनो हो गया -9, पिको हो गया -12। सो दिस इज द बेसिक मेजरमेंट। तो अब यहाँ तक की चर्चा हो गई, हमने समझ लिया कि साहब कैपेसिटर कैसे कैसे काम करता है, उसका लॉजिक क्या है। अब जो एक्चुअल कैपेसिटर्स होते हैं जो 2 प्लेट से मिलकर बनते हैं, तो थोड़ा प्लेट के बारे में चर्चा करेंगे, तब फिर कैपेसिटर की बात होगी। अगर आप अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई को बचाना चाहते हैं तो बाकी सारे ड्रामे से मुक्त होके धरातल पे आइए, कोई अच्छा कॉलेज लीजिए और फ्री में एडमिशन लीजिए, और स्कॉलरशिप पाइए, सो बोनस। समझे कि नहीं? नहीं तो फिर जाओगे कहीं लाखों रुपए लुटाओगे तो वो तो चला ही जाएगा पैसा। तो बचाया जा सकता है, उसको बचा सकते हो बस 6 महीने की अच्छी मेहनत से।
6 महीने बचा हुआ मान के चलते हैं, जनवरी में तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो 6 महीने में कितना तुम सोचो कितना धन कमा सकते हो। बस यही सब पढ़ के कंडक्टर, फंडक्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डोमेन, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन पढ़ के इतना सब कर सकते हो। तो क्या देखो कितना कर